प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT DG स्कूल की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। हमने बेटी के लिए अभियान गीत आओ लिख ले नई कहानी के अंतर्गत जाना कि पूर्व के समय में बेटों की महत्ता अधिक समझी जाती थी, बेटों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था, बेटियां को वह अवसर और अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन कवि आनंद विश्वास ने इस कविता के माध्यम से, अभियान गीत के माध्यम से जो संदेश हम सबों तक दिया कि यह समय जो है बेटी युग का है, अर्थात इस युग में बेटा और बेटी दोनों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, तब भी परिवार, समाज और देश का विकास संभव हो पाएगा। इस कविता के अध्ययन करने के बाद अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आइए इस अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न: इस कविता में बेटी युग से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आपने इस कविता के माध्यम से जाना कि इस कविता में बेटी युग से कवि का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में बेटियां को समान अधिकार व अवसर दिए जाएं, वे भी समाज व देश के विकास में अहम भूमिका अदा कर रही हैं। बेटे और बेटियां के बीच अंतर करने की मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर देने के उद्देश्य से कवि को इसकी आवश्यकता महसूस हुई। प्रश्न: आपकी समझ से हम सब मिलकर कैसा इतिहास गढ़ेंगे? बेटी युग में बेटा बेटी साथ पढ़ेंगे एवं साथ बढ़ेंगे, कोई भी अशिक्षित नहीं होगा, दोनों को समान अवसर मिलेंगे। मजबूत व नेक इरादे के साथ हम सब खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। प्रश्न: बेटी युग को सम्मान पर्व, पुण्य पर्व तथा ज्ञान पर्व क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में बेटी पर्व का अर्थ है बेटियों का घर, परिवार, समाज और देश में उचित सम्मान देना। बेटियों की अच्छी परवरिश के साथ उनके सर्वांगीण विकास की ओर भी ध्यान देना होगा। बेटियों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए जाएं, उनके अस्तित्व और गरिमा की हर कदम पर रक्षा की जाए, उन्हें इतना सबल बनाया जाए कि किसी भी परिस्थिति का वे सिर उठाकर सामना कर पाएं। प्रश्न: कवि ने सोने की चिड़िया किसको कहा है और क्यों? मेरे बच्चों, आपने जाना कि कवि सोने की चिड़िया अपने भारत देश के लिए किया है, तो इसके उत्तर में आप ऐसा लिखें: कवि ने सोने की चिड़िया अपना देश भारत को बतलाया है, क्योंकि जब देश में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा व समृद्धि के लिए समान अवसर और अधिकार मिलेंगे, तब हमारा समाज व देश का समृद्धि और उन्नति निश्चित है और देश सच में सोने की चिड़िया वाला हो जाएगा। प्रश्न: ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुंचेगी? कवि अपने संदेश में कहते हैं कि जब देश में बेटा और बेटियों को शिक्षा पाने का समान अधिकार और अवसर मिलेगा, सभी के हाथों में पुस्तक होगी, तो ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। प्रश्न: कवि को बेटी युग की हवा सुहानी क्यों लग रही है? उत्तर: पुराने समय की जड़ मानसिकता समाप्त हो गई है, जिसमें सिर्फ बेटों की शिक्षा पर ही बात की जाती थी, लेकिन वर्तमान में बेटा और बेटी समान अधिकार और अवसर के साथ शिक्षा ग्रहण कर परिवार, समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे कवि को बेटी युग की हवा सुहानी लग रही है। नानी वाली कथा कहानी को कवि ने पुरानी क्यों कहा? मेरे बच्चों, आपने कविता में महसूस किया, पहले के समय में बेटों की प्राथमिकता दी जाती थी, घर व समाज में बेटों की शिक्षा पर ही केवल बल दिया जाता था। बेटियां पराई धन व असक्षम मानकर सिर्फ घरेलू कार्य में व्यस्त रखी जाती थी, इसलिए कवि ने उस मानसिकता को नानी वाली कथा कहानी कहते हुए पुरानी कहा है। मेरे बच्चों, अब मैं आपसे 5 ऐसी बेटियों के नाम लिखने के लिए कहूँगा जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो झारखंड की बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है यहाँ अंकित है, लेकिन इनके अतिरिक्त भी बहुत ऐसी संख्या में हमारी बेटियां हैं जो झारखंड की बेटी के रूप में हैं, और वे सिर्फ देश स्तर पर ही नहीं, विश्व स्तर पर अपना नाम और देश का नाम गौरवान्वित किया है। तो आप देखिए चित्र में दीपिका कुमारी
तीरंदाजी के क्षेत्र में प्रेमलता अग्रवाल, लक्ष्मी लकड़ा, अरुणा मिश्रा, ऋषिका दुग्गल, ये 5 बेटियां का नाम यहाँ पर हमने अंकित किया है। आप भी अन्य नाम ढूंढने की कोशिश करें। आपके लिए प्रश्न है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में एक अनपढ़ व्यक्ति को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे बच्चों, आप अपने गांव समाज की उन व्यक्तियों से बात कीजिए जिन्होंने शिक्षा नहीं पाई है, जो कुछ लिख पढ़ नहीं सकते हैं, और उनसे बात कीजिए कि आपको अपने जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ महसूस होती है, और उनकी बातों को आप महसूस करें और अपनी नोटबुक में भी दर्ज करें। उसके बाद मैं आपसे अनुमान व कल्पना करने के लिए कहूँगा। यदि आपको शिक्षा के लिए काम करने का अवसर मिले तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करेंगे। तो मेरे बच्चों, आपको सोचने का अवसर है। आप समझते हैं, यदि आपको यह चांस मिलता है कि आप बालिका शिक्षा पर कुछ कर सकते हैं, तो आप उसके बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करेंगे। आप आपस में बात करेंगे, अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे और अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। दूसरी बात, समाज में लड़कियों के बारे में जो परंपरागत सोच व्याप्त है, उसे बदलने के लिए आप क्या क्या करेंगे। अब परंपरागत सोच मतलब बेटियां कमज़ोर होती हैं, असक्षम होती हैं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों समाज में अब भी कहीं कहीं सुनने को मिलता होगा। तो इसको कैसे बदला जाए, इसको लेकर आपको सोचना है, मनन करना है और आपस में चर्चा करना है। कविता में देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा प्रयोग हुआ है। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा शीर्षक पर अपनी कल्पना से एक अनुच्छेद लिखिए। तो अब आप 6 से 8 पंक्ति का एक कविता स्वयं रचेंगे जिसमें देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा की चर्चा उसमें की गई हो। इस पाठ के अंतर्गत कुछ व्याकरण और भाषा संदर्भ की बातें आई हैं, उस पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। नई कहानी, नेक इरादे, तरुण जवानी। यहां पर लाल रंग से अंकित शब्द कहानी, इरादे, जवानी संज्ञा शब्द है और नई, नेक तथा तरुण क्रमशः उनकी विशेषता बताते हैं। तो आप जानते हैं कि नाम यानी जो कहानी, इरादे, जवानी, ये संज्ञा और यह इस शब्द की जो विशेषता बतला रहे हैं, जिसमें नई कहानी, कहानी कैसी है तो नई, इरादा कैसा है नेक, और जवानी कैसा है तो तरुण। तो नई, नेक, तरुण यह विशेषता बतला रहा है, यह इसलिए यह विशेषण। अब आपसे बात जब मैं करूं कि विशेषण की परिभाषा लिखिए, तो बहुत सरल शब्दों में आप अंकित कर सकते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। फिर से, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। उदाहरण में जैसे नई कलम, तो कलम कैसी है तो नई, यानी कलम की विशेषता क्या है तो नई, इसलिए नई विशेषण हुआ। छोटा बच्चा, बच्चा कैसा है छोटा, तो विशेषण शब्द छोटा। सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता कैसी है सुंदर है, यानी सुंदर विशेषण हुआ। उजली गाय, गाय कैसी है तो उजली, यानी उजली जो शब्द है यहां पर विशेषण के रूप में आए हुए हैं। अब आप देखें विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण आपको जाना किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताता है या उसके बारे में बताता है, वो विशेषण हुआ। तो विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे नई कहानी, नेक इरादे, तरुण जवानी। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों में नई, नेक एवं तरुण विशेषण हुआ। और ये किसके लिए विशेषण के रूप में आए हैं, कहानी, इरादे, जवानी जो संज्ञा के रूप में है। तो चूंकि इन्हीं शब्दों का विशेषण के रूप में नई, नेक और तरुण विशेषण के रूप में आए हैं, तब यहां पर कहानी, इरादे और जो जवानी हुआ इसको हम विशेष्य कहेंगे, यानी विशेष्य की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 प्रकार। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा
संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप भी दोहराएं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और इस तरह से हमने अभ्यास के तौर पर कुछ प्रश्न, कुछ व्याकरण के शब्द एवं परिभाषा को जाना। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जिस अधिकार की बात हम करते हैं, बेटियों को समान शिक्षा के अधिकार प्राप्त नहीं हुए, तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है क्या? मेरे बच्चों, पूरे भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। इसे मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। 6 से 14 वर्ष के हर एक बच्चों को उन्हें शिक्षा दिया जाना है, यह उनका अधिकार है। और इस अधिनियम का पूरा नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, और यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। तो इस तरह से हम सबों ने जो समझा उसको मनन करना है, अपने नोटबुक में लिखना है और अपने कक्षा के मित्रों से, अपने भाई बहनों से चर्चा करनी है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।